हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं? कर्तव्य, कुशाग्रा, कैसे हैं आप लोग? मुकुल, पूजा, अब्दुल कबीर, पंकज नेगी, सागर, हिमांशु, कुणाल, साहिल, साहिल, चलिए। तो एक बार बता देंगे क्लैरिटी आ रही है और अब वॉइस में दम है कि नहीं? सर ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, कौन सा? सर आपसे बात करनी क्लास के बाद। मैं कह रहा हूं कि कौन सा चैप्टर समझ नहीं आया? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो भी स्टार्ट किया। आई एम न्यू ज्वाइंट सन कुशाग्रा। कुशाग्रा, आप वही कुशाग्रा हो जो मैं सोच रहा हूं? व्हेन डिड यू ज्वाइन कुशाग्रा? मेरे पास ना दो स्टूडेंट है कुशाग्रा, दोनों ऑफलाइन पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम कहीं ऑनलाइन तो नहीं आ गए? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तो इतना प्यारा खूबसूरत टॉपिक है और इतनी खूबसूरती के साथ एकदम सादगी के साथ पढ़ाया है मैंने, और तू कह रहा है तुझे समझ नहीं आया यार? हैं? अच्छा, ज्वाइन पहले किए थे। इतनी सादगी के साथ पढ़ाया है। बाकी बच्चे क्या कहते हैं इस चैप्टर के बारे में जो मैंने अभी जस्ट खत्म किया है? एक्चुअली में वो ट्रिग्नोमेट्री का कोर है जो मैंने पढ़ाया ना आपको। ग्राफ कैसे फ्लक्चुएट करता है, कैसे वैल्यूज देता है, कब कब देता है ना? कब किसको काटता है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। कितना प्यारा चैप्टर था। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर जो मैंने क्लासेस दी हैं आपको, 4 क्लासेस दी हैं, उसमें कितना कंटेंट आप छुपा हुआ है अगर लेना चाहो तो। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब शुरू करना पड़ रहा है। भाई बात ऐसी है कि जब जागो तभी सवेरा होता है। मानते हो कि नहीं? इस बात को मानते हो कि नहीं? जब जागो तभी सवेरा। बेटा दवाई खा लो, फिर करते हैं स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल काफी ट्रेंडिंग चैप्टर है आजकल, ठीक है ना? जब जागो तभी सवेरा है। सिलेक्टेड चैप्टर्स कर लियो कुशाग्रा, और कॉपी रिवाइज करिए, मॉक्स करिए, पेपर निकाल दीजिए। क्या है, सिस्टमेटिक वे में नहीं बच्चे पढ़ते, इसलिए फंसते हैं। उनको बस ये होता है कि जल्दी जल्दी करा दो कोर्स। 15 के आसपास चैप्टर कर ले, 12-15 बहुत है। कुछ बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, कुछ बच्चे अब जुड़ रहे हैं, कुछ जुड़ेंगे। उन सबको बोलूंगा अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो, कई बच्चे कोर्स भी कर चुके हैं, 2-2 बार कर चुके हैं, उन सबको बोलूंगा कि यूपीएससी के कुछ चैप्टर्स बहुत फेवरेट टॉपिक है। रिकॉर्ड भी कर लेते हैं इस बात को, ताकि हम मैसेज दे पाए बच्चों को, ठीक है ना? कुणाल रखेंगे, कल से करेंगे स्टार्ट। देखो ये पूरा प्लान बनाया है आप लोगों के लिए ही, ये पूरा का पूरा प्लान बनाया है कि कब कब क्या क्या क्लासेस लेनी है। सबसे पहले अग्नि और उड़ान वाले बच्चों के लिए क्लास की टाइम वो रख, एओडी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और साथ साथ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद 3 सेशन टेस्ट होंगे, और उसके बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रैक्टिस कराने के बाद। तब तक कमांडो वाले बच्चे 3 लगातार क्लासेस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूरी ट्रिग्नोमेट्री की करेंगे, टेस्ट एज अ टेस्ट। और उसी के दौरान 7 डाउट क्लासेस रखी हुई हैं, जो मतलब मैंने लिखा है, उसके अंदर जितने भी डाउट्स हैं वो सब सॉल्व किए जाएंगे। अब सुनिए मेरी बात। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, बेशक वो 2 बार सिलेबस कर चुके हैं, वो 1 बार सिलेबस कर चुके हैं, जिन्होंने कुछ ही चैप्टर किए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या ज्वाइन करेंगे, एनडी की तैयारी के लिए स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, तो पूरे कोर्स करने की बजाय अगर मात्र आप 10 से 12 चैप्टर भी कर लो मेरे बताए हुए, जो यूपीएससी की फेवरेट है, तब भी आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन 150 प्लस के लायक बन सकता है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं चैप्टर्स का नाम, एक बार सुनिएगा। जैसे क्वाड्रेटिक प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर आप अच्छे से धो के पीजिए, इसमें से 8 क्वेश्चन आते हैं। मैं हमेशा बार बार बताता हूं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से जरूर 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेट, पीएनसी,
प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स जरूर करिए। इससे करीब 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ये 4 चैप्टर को सीक्वेंस में करना चाहिए। उसके अलावा फंक्शन, लिमिट और एओडी जरूर करिए। इससे आपके 14 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर लीजिए बस आप। आइडेंटिटीज एंड रेशियो वाला चैप्टर, इससे आपके 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, 8 लगा लीजिए आप। ये चैप्टर ना यूपीएससी के बहुत फेवरेट है। इनसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन ना आया हो। इसके अलावा कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे कोई ऐसा, देखो स्टैट्स के अंदर कॉरेलेशन रेग्रेशन भी जरूर रखी है। कॉरेलेशन रेग्रेशन फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर वाले 2 चैप्टर और है, एओआई और बाइनरी नंबर। बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं। एक एक क्वेश्चन भी अगर आ जाए ना इनमें से, तो ये फ्री के नंबर है, इनको जरूर करिए। एक एक भी आ जाए तो अब इन क्वेश्चन को टाइप काउंट करिए जरा, आपको पता चलेगा ये मोर देन एनफ है। मैं कहता हूं सारा कोर्स करिए, अच्छी बात है, लेकिन इन चैप्टर को तो इस तरह से करना है, इस लेवल से करना है कि इनका क्वेश्चन तुम अगर छोड़ के आ रहे हो तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ कर रहे हो। ठीक है, आप देखिए 10 और 18, 18 और 8 26, 26 और 20 46, 46 और 4 50, 50 और 10 60 क्वेश्चन, 150 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ही लगा लो, ये तो 13 14, चलो 12 13 14 चैप्टर सिर्फ जरूर करिए इनको। और इसके अंदर और अगर आप मसाला डालना चाहते हो, प्यारा वाला मसाला, तो आप स्ट्रेट लाइन जरूर कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट लाइन थोड़ा टाइम टेकिंग टॉपिक है, लेकिन जिसने अगर उस पर पकड़ पा ली तो फिर क्वेश्चन इजिली बन पाता है वहां पे। तो जरूर करिए इन क्वेश्चन चैप्टर्स को। ये चैप्टर्स यूपीएससी की फेवरेट है। ये इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये वाले चैप्टर्स जो है आपको करने चाहिए। ठीक है, और इनको अच्छे से करना चाहिए। इनके पीवाईक्यूज भी साथ साथ करने चाहिए। 2016 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यू को 2 डालने का। ठीक है ना, जो बच्चे अभी रीस्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं जरूर सजेशन दूंगा कि इन चैप्टर्स को जरूर करिए। इन चैप्टर से आपका पेपर बनेगा। जरूरी नहीं है कि वही कॉन्सेप्ट आएंगे जो हम पढ़ेंगे। और कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे? कॉन्सेप्ट से बाहर थोड़ा आ जाएगा पेपर। क्वेश्चन के अंदर 20 को 30 लिख देगा और क्या करेगा? कॉन्सेप्ट से बाहर थोड़ा आता बेटा। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो तूने कोर्स ज्वाइन किया ना। यहाँ पे कर क्या रहा हूं मैं खड़ा होकर? कॉन्सेप्ट ही तो करा रहा हूं। और कॉन्सेप्ट से बाहर कैसे आ जाएगा तो बताइए जरा यार। ऐसा अगर आर्ट्स वाले बच्चों को सिर्फ फंक्शन और लिमिट करना चाहिए। फंक्शन थोड़ा सा दुख देगा आपको, दुख देगा फंक्शन, लेकिन अगर आपने इनइक्वालिटी और लॉग पहले पढ़ रखा है उससे, तो बेटा ये समझ आ जाएगा। सेट जरूर करिए। मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए। पीएनसी प्रैक्टिस क्लास ले आइए। इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इतनी बेहतरीन शिद्दत से तुम लोगों को कराया ना मैंने पीएनसी, है ना। चलिए, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो सिर्फ पोलर फॉर्म तक पढ़े। ठीक है ना, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हमारा चैप्टर है। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक। ट्रेंडिंग। अभी पीछे रिसेंटली इसमें से 6 क्वेश्चन आ गए। एक टाइम था इससे क्वेश्चन ही नहीं आता था, कभी एक आता था, कभी 2 आते थे, कभी नहीं आता था। लेकिन पिछली 2 बार से इससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें टोटल में 9 पॉइंट्स लिखवाता हूं और बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर 9 पॉइंट में से 2-3 पॉइंट तो आज कर ही लेंगे। ठीक है ना। और सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमने इस चैप्टर में। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 तो एंगल्स होते हैं और हर एंगल की सामने वाली साइड का नाम होता है। एंगल ए के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल ए है, एंगल बी के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल बी है, और एंगल सी के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल सी है। तो 3 साइड्स हो गई।
एक होता है एस, स्मॉल एस, दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, मतलब ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसका आधा, स्मॉल एस। फिर आता है एक डेल्टा, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है एरिया को, किसको? एरिया को, एरिया। फिर एक सर्कल बनता है ट्रायंगल के जस्ट बाहर वर्टिसेस से होता हुआ, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। इसका जो रेडियस होता है इसको हम कैपिटल आर कहते हैं, जिसका नाम है सरकम रेडियस। फिर एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनता है जिसका रेडियस का नाम है स्मॉल आर, इसको हम इन रेडियस कहते हैं। फिर 3 रेडियस और होते हैं जिनको हम एक्स रेडियस कहते हैं, R1, R2, R3। इन तीनों को क्या बोलते हैं? एक्स रेडियस। ये ट्रायंगल के बाहर की तरफ बनते हैं, ऐसे टच होते हुए। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। एंगल ए के सामने वाला जो सर्कल बनता है उसका रेडियस जो होता है वो R1 होता है। एंगल बी के सामने वाला जो सर्कल बनता है उसका रेडियस R2 होता है, और एंगल सी के सामने वाला जो सर्कल है उसका रेडियस R3 होता है। इनको बोलते हैं एक्स रेडियस। यहां पे कर लेना बेटा, क्या ये कोर्स किस लिए रखा है? नयन, तो दीज आर द पैरामीटर, 3 3 6 3 9, एक 10 पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। R1, R2, R3 को हम सिर्फ टच लेंगे। ये 10 पैरामीटर से हमें कुछ लॉज एंड थ्योरम्स पढ़नी है। कुछ लॉज एंड थ्योरम्स पढ़नी है। प्लीज नोट डाउन। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स, 3 उनकी साइड्स, सेमी पेरीमीटर, एरिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3। एंगल ए के जो सामने वाली साइड है, सामने वाला सर्कल है, उसके रेडियस को हम R1 कहते हैं। एंगल बी के सामने वाले जो बाहर सर्कल जो बनेगा उसके रेडियस को R2 कहते हैं, और एंगल सी के सामने जो बाहर सर्कल बनेगा उसका रेडियस को R3 कहते हैं। ठीक है जी। प्लीज नोट डाउन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा इसको अगर आप फॉर्मूलों को अगर माइंड में रखते हैं तो आपको बहुत मजा भी आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। मजेदार चैप्टर है ना, काफी मजेदार चैप्टर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं नोट कर लिया है। तो लिखिए, पहला लॉ पढ़ते हैं, साइन लॉ। साइन लॉ पढ़ते हैं, पेन के कलर को व्हाइट कर लेते हैं। साइन लॉ पढ़ते हैं। साइन लॉ फॉर एनी ट्रायंगल, सबके लिए लगता है, और ये बताता है किसी भी साइड का रेशियो अपोजिट साइन ऑफ अपोजिट एंगल हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल ए होती है, ये एंगल बी के सामने वाली साइड की लेंथ है स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी, और सी अपॉन में साइन सी, ये तीनों बराबर होते हैं। ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी, और सी अपॉन में साइन सी क्या है? तीनों बराबर है।
और ये बराबर किसके इक्वल होते हैं मैं अभी तो बता देता हूं आपको पहले किसके बराबर है। जब भी आप इस लॉ का यूज करेंगे कहीं पर भी तो आप के मानेंगे, क्या मानेंगे, कांस्टेंट। किसी ना किसी, देखो रेशियो बराबर है तो किसी नंबर के तो इक्वल होगी ना यार। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रेशियो बराबर हो गई, कोई तो नंबर होगा ना, 2 3 5 50। और ये जो एक्चुअली के होता है दैट इज इक्वल टू 2r। एंड व्हाट इज दिस 2r? जो बाहर सर्कल बनेगा उसका डायमीटर है। क्या ये डायमीटर, क्या है डायमीटर। a अपॉन में साइन है, b अपॉन में साइन b, c अपॉन में साइन c इज इक्वल टू k 2r। अगर आपको इस चैप्टर में पकड़ पानी है तो सारे फॉर्मूले ड्राइव होने चाहिए। आपको बेसिक डेरिवेशन आनी चाहिए जिसमें जरा टाइम ही लगेगा। कई बच्चे इस चीज भागते हैं, छोड़ो ना सर क्या करना है डेरिवेशन करा के, है ना, भागना नहीं है बेटा इससे ना, यही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आया ये जानना बहुत जरूरी है। यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, और इस एंगल की यूज करते हैं साइन बी। दिस साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब एडी अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सी, तो मेरे बच्चे यहां से एडी आ गया सी साइन बी। और अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लेता तो साइन सी प्राप्त होता, सेम एडी अपॉन में बी। एडी आ गया बी साइन सी। तो सी साइन बी और बी साइन सी बराबर होंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, एडी एडी। तो सी साइन बी विल बी इक्वल टू बी साइन सी। तो सी अपॉन में साइन सी इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी आ गया। अपॉन में साइन सी इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी आ गया। मतलब जब मैंने यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब मैं यहां से अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ जाता, ए अपॉन में साइन ए, सी अपॉन में साइन सी। और अगर मैं यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता ए और बी में एक रिलेशन आ जाता, ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी। तो ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी, ए अपॉन में साइन ए, सी अपॉन में साइन सी, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी, तीनों बराबर हो गए। तो आप कह सकते हैं ये हमने ड्राइव कर दिया, इसको के कुल मान लेते हैं। 2r कैसे आया उसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। आपको ये डेरिवेशन क्यों कराई गई? ये डेरिवेशन इसलिए बताई गई कि ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सारी चीजें इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगी, जब देखो हैवी क्वेश्चन तो नहीं आता है इंडिया में, सीधे सीधे रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके काफी काम हमारे हल हो सकते हैं, काफी हमारे फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं। और आपको ये समझना है कि ये साइन लॉ इतना काम का है ना, जब भी आपको कनेक्शन बिठाना हो, वेन एवर यू हैव टू कनेक्ट साइड्स टू एंगल, वेन एवर sides to be connected with angles, two angles, then use sine law. Highlight this point. This point will be worth. कभी भी साइड्स को कनेक्ट करना हो एंगल्स के साथ तो हमेशा साइन लॉ की हेल्प लीजिए। किसकी हेल्प लीजिए? साइन लॉ की। एक तारीख को जेई का पेपर था, मैथ्स का पेपर फोड़ दिया सर, थैंक यू सर। आया कुछ फायदा हुआ हमारी क्लासेस के थ्रू कि नहीं? कोशिश तो रहती है कि उस लेवल का पढ़ाया जाए कि बच्चों को एनडीए का पेपर इजी लगे और जेई के पेपर में भी काफी कुछ करा पाए।
अब तो नेक्स्ट ईयर से मतलब 2024 में मैं जेई का भी कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है ना। दैट विल बी रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है ना। फिर बहुत फायदा हुआ, थैंक यू सो मच। ठीक है, बट जब भी आपको कनेक्ट करना हो एंगल्स को साइड से, तो आपको हमेशा, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है एंगल्स का रेशियो दे रखा होता है और साइड का रेशियो निकालना होता है, तो आपको हमेशा साइन लॉ की हेल्प लेनी है। जैसे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर 4-5 पहले, आइए 4-5 क्वेश्चन करते हैं पहले। इन ट्रायंगल, देखो मैं इस चैप्टर के अंदर कॉपी के अंदर ही 50 क्वेश्चन करवाता हूं। आप अगर मेरी कॉपी को भी रिवाइज करके जाते हो और सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के जाते हो और मॉक्स कर लेते हो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। पहला टेस्ट आपका 5 मार्च को है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये कोई प्रमोशनल मैसेज नहीं है या कोई किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नहीं है, ये सब चीजें आप ही लोगों के लिए हैं। अरे हो जा इधर, तू भी नाटक करता है बहुत। 5 मार्च को टेस्ट है आपका पहला। फुल मॉक टेस्ट सीरीज मेरी हर बार आती है, ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है। अब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मतलब है कि ये आपको कहीं आना नहीं है दिल्ली में देने के लिए, ये आपके घर पे ही रहेगी, फ्रॉम होम। अगर कोई बच्चा इसको नहीं लेना चाहता है तो आप कहीं से भी टेस्ट करिए, लेकिन मेरी सजेशन है कि आप इतने सारे बच्चे यहां से पढ़ रहे हो और एंड में एक छोटी सी गलती कर जाते हो कि मॉक्स नहीं करते हो, और मॉक्स भी कर देते हो लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करते हो। 5 मार्च को टेस्ट है, और ये मॉक 5 मार्च को जो टेस्ट है वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ये मैं हर बार देता हूं 11 टेस्ट प्रॉपर प्लानर के साथ। इस बार एकदम नई बनाई है मैंने, पिछले 2 बार से मैं सेम पेपर दे रहा था, इस बार मैंने नए क्रिएट करे हैं। अभी 7 पेपर हमने बना लिए हैं, ठीक है ना, 4 पेपर रहते हैं। तो अभी इसकी रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल मैसेज, ये बस आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए है, कोई अगर लेना चाहता है तो। और दूसरी बात, नहीं लेना चाहता तो कहीं से भी किसी बुक से मॉक करिए, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने भी दे रखा है आप लोगों को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है। अग्नि वालों को और कमांडो वालों को मैंने दे रखी है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑलरेडी तुम देखोगे वहां दिख जाएगी, वो बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन वो टेस्ट और ये टेस्ट टोटली डिफरेंट है। इसमें प्रॉपर 11 टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर OMR शीट होती है 22, और ये सील्ड पैक होते हैं। जैसे पहला टेस्ट मैंने 5 मार्च को रखा है, दूसरा 9 को रखा है, फिर सीधा 17 को रखा है, ठीक है, 23 को रखा है, ऐसे ही मैंने आगे डेट्स रखी हुई है। लास्ट पेपर आपका 18 अप्रैल या 19 अप्रैल को है। और ये टेस्ट के जो एनालिसिस है ये ऐप पे रहेंगे, इसी ऐप पे। जैसे अगर 9 तारीख को टेस्ट है तो 10, 11, 12 तारीख को हम इसके एनालिसिस करेंगे, और वो बैठ के होगा। बैठ के मतलब ऐसे नहीं, बैठ के लैपटॉप पे है, जैसे होती है जूम क्लासेस बच्चों से, इस तरीके से। क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का कुछ बहुत सारे कॉल्स, वीडियो ऑडियो कॉल भी यूज करनी पड़ती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। मॉक्स जरूरी हैं देने, जरूर दीजिएगा, वेदर यहां से लीजिए या किसी बुक के करिए, बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, जरूर करिए। उनके बिना, उनके एनालिसिस के बिना अगर आप डायरेक्ट पेपर देने गए तो कॉन्फिडेंस, हाथ थोड़े थोड़े यूं यूं शिवरिंग करेंगे ही करेंगे, मन में दुविधा रहेगी, मन में थोड़ा सा डर रहेगा, पेपर कैसा आएगा, क्या हुआ, मुझे नहीं आता। पेपर दे के जाओगे ना 10-11 तो फोड़ के आओगे, पहले से पता होगा क्या क्या आ जाएगा। आप कुछ तो कराई दिया 11 पेपर में, सब कुछ तो था, क्या ही पूछ लेगा यूपीएससी, है ना। इस बात का ध्यान रखना, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर अगर निकाला है, या कितने भी बच्चे कहीं से भी पढ़ते हैं, 99% बच्चे वो निकालते हैं जो मॉक्स जरूर देते हैं। और ये एक एग्जाम की बात नहीं है, बेशक आप जेई की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या सीबीएसई में 12th में हो, 12th में भी तुम्हारे किसी ट्यूशन सेंटर में अगर तुम पढ़ने जाते हो, स्कूल में भी तो टेस्ट लेते हैं। बोर्ड, प्री बोर्ड किस लिए होते हैं बताओ? प्री बोर्ड इसलिए तो होते हैं कि आपका बोर्ड का पेपर कैसा आता है पता लग पाए, ठीक है जी। इन ट्रायंगल एबीसी, इफ आपको एंगल्स का रेशियो दे रखा हो, कभी भी आपको एंगल्स का रेशियो दे रखा हो और आपको साइड्स का रेशियो निकालना हो, तो आप हमेशा साइन लॉ यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं। आपको अगर एंगल का रेशियो दे रखा है और आपको साइड का रेशियो निकालना है,
तो आप मुझे बताइए, वैसे तो ABC का रेशियो 1:2:3 है, ये खुद ही कह रहा है कि मैं 30-60-90 हूं। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी है, आप सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, 30-60-90 है ये। लेकिन फिर भी आप एक एंगल को x मान लीजिए, दूसरे को 2x मान लीजिए, तीसरे को 3x मान लीजिए। तो तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री है, तो x आ गया 30 डिग्री। इसको कॉमन मल्टीप्लायर भी कहते हैं और इसको हम HCF भी कहते हैं। A आ गया 30, B आ गया 60 और C आ गया 90। अब आप साइन लॉ लगाइए, A अपॉन में साइन 30, B अपॉन में साइन 60 और C अपॉन में साइन 90। A अपॉन में 1/2, B अपॉन में √3/2, C अपॉन में 1। तो यहां से A रेशो B रेशो C आ गया 1/2 रेशो √3/2 रेशो 1। अब नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लीजिए, 1 रेशो √3 रेशो 2। बेटा एनडी की क्लास चल रही है, जेई मेन लेवल कैसे कर लूं? ऐसे थोड़ी ना होता। ये पहले भी आ चुका है, पीवाई को लिया है मैंने। लिख लीजिए, इफ रेशियो ऑफ एंगल्स गिवन and ratio of sides to be determined always use sine law. Always use sine law. कभी भी आपको एंगल्स का रेशियो दे रखा हो, तो साइड का रेशियो निकालना हो तो साइन लॉ की हेल्प से निकालेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, if A ratio B ratio C equal to 1:1:4, find A ratio B ratio C। करिए। करिए। जल्दी करेंगे बेटा। आपको एंगल्स का रेशियो दे रखा है 1:1:4, इसका मतलब एंगल है x, x एंड 4x। तो 6x कितना हो गया 180, तो x इस पे भी कितना आ गया 30, तो एंगल A हो गया 30, एंगल B हो गया 30, एंगल C हो गया 120। तो A अपॉन में साइन A, B अपॉन में साइन B, C अपॉन में साइन C। तो रेशियो आ गई 1/2 रेशो 1/2 रेशो √3/2, 1 रेशो √3। बेटा रेशियो ना पूजा हमेशा ना रैशनल फॉर्म में मत लिखा कर। कभी भी रेशियो ऐसे आए तो ये गलत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। तो नीचे वाले नंबरों का ना एलसीएम ले लिया करो आप, और उस एलसीएम जो आए उससे मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। दोनों बातें सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑप्शन विल बी लाइक दिस,
इन पेपर मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम ले लिया कर और जो एलसीएम आए उससे मल्टीप्लाई कर दिया कर बेटा, तेरा काम बन जाएगा बच्चे। ठीक है, तो नई चीज क्या सीखी आपने, जब भी एंगल्स का रेशियो दे रखा हो और साइड का रेशियो निकालना हो तो आप क्या करेंगे, हमेशा साइन लॉ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने एक और बात बोली थी, जब भी साइड्स को कनेक्ट करना हो एंगल से तब भी साइन लॉ लगाएंगे। इस बात का क्या भाव है, जैसे मान लो इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड a प्लस बी बाय सी, ए प्लस बी बाय सी की वैल्यू चाहिए मुझे, और ऑप्शन देता हूं मैं आपको, साइन a माइनस बी बाय टू कॉस सी बाय टू। जब भी आपको साइड्स को कनेक्ट करना हो एंगल के साथ तो आप साइन लॉ लगाइए। जैसे आपको पता है ए अपॉन में साइन है, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन बी किसके इक्वल होता है, के। ए अपॉन में साइन है, अगर मान लो के इक्वल है तो यहां से ए कितना आ जाएगा, के साइन है, तो यहां लिखिए के साइन है। बी की जगह लिखेंगे के साइन बी और सी की जगह लिखेंगे के साइन सी। के कॉमन लेके मेरे बच्चे काट दियो, क्या बच गया, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन में साइन सी। साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू डाल दे, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 अपॉन में नीचे साइन का फॉर्मूला लगा, 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2। ये 2 से 2 चला गया। अब यहां से एक नई चीज सीखने को मिलती है जिसको आप हाईलाइट करिएगा, बहुत काम की है, डेट इज ए प्लस बी बाय 2 कितना होगा। आइए देखते हैं, ए प्लस बी बाय 2। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो 180 होता है, तो 180 माइनस सी हो गया ना ये, तो आप कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 90 माइनस सी बाय 2। तो a प्लस बी बाय 2 इज 90 माइनस सी बाय 2, b प्लस सी बाय 2 इज 90 माइनस a बाय 2, and c plus a by 2 is 90 minus b by 2. ये बात आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात फॉर यू। मतलब कई बार बच्चों को a प्लस बी बाय 2 दिखता है, वो सोच ही नहीं पाते। आप खुद सोचिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए यार, a प्लस बी बाय 2 एक ट्राइंगल के अंदर 90 माइनस सी बाय 2 है, तो इसको अगर मैं 90 माइनस सी बाय 2 करता हूं तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये सीधा इससे काट दे, तो क्या बच गया, कॉस a माइनस बी बाय 2 अपॉन में
साइन सी बाई टू। इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो आपने सीखा a प्लस बी बाय सी, a प्लस बी बाय सी इज कॉस a प्लस कॉस a माइनस बी बाय टू साइन सी बाय टू। इसी तरह से अगर पैटर्न को देखा जाए तो b प्लस सी बाय ए क्या हो जाएगा, कॉस b माइनस सी बाय टू साइन ए बाय टू। c प्लस ए बाय बी क्या हो जाएगा, कॉस c माइनस ए बाय टू साइन b बाय टू। लिख लो ये भी साइड में ना। आप समझ पा रहे हैं, एकदम बेसिक से उठा रहा हूं बेटा इस चैप्टर को। इसमें सिर्फ 2 ही क्लासेस लगेंगी और बाकी एक क्लास में लूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है, पी वाई क्यूज कर लेंगे, चैप्टर में कुछ नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला वाला चैप्टर है। और मैं कॉपी में ही 50 एक क्वेश्चन करवा दूंगा आपको ना, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कॉपी में कि आपको क्वेश्चन इजी ही लगने वाले हैं सारे। तो आज हम 2 ही लॉ पढ़ेंगे, साइन लॉ और कोसाइन लॉ। अभी साइन लॉ चल रहा है हमारा, और साइन लॉ में हमने सीखा कि एंगल्स का रेशियो दे रखा हो, साइड का रेशियो निकालना हो तो साइन लॉ लगता है। या कभी साइड्स को कनेक्ट करना हो एंगल से तो के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी की हेल्प से आप कनेक्ट कर सकते हो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले कंपाउंडेड फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। साइन ए प्लस साइन बी अगर जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाए, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसको करने के बाद यहाँ से एक नई चीज सीखने को मिलती है, ए प्लस बी बाय टू इज 90 माइनस सी बाय टू, बी प्लस सी बाय टू इज 90 माइनस ए बाय टू एंड सी प्लस ए बाय टू इज 90 माइनस बी बाय टू। ठीक है जी, बोलो हुई जुबान केसरी के नहीं। सर जी थोड़े मोटे लग रहे हो। अरे वो कल बहुत खा लिया, कल मैं गया हुआ था शादी में, आज भी शादी में जाना है। कभी तो क्लास नहीं ली तुम्हारी मैंने। ठीक है ना, मोटा लग रहा हूँ यार, ये तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। पता है मेरा 3 किलो वेट कम हो गया है। ठीक है, अब आ रही है बेटा गर्मियाँ, अब बनेगी बॉडी, समझ रहे हो। अब देखो क्या करता हूँ मैं। ठीक है ना, अब देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डॉक्टर का रिव्यू है मेरा ना 2 दिन बाद। डॉक्टर ने कहा है कि अब दे दूंगा आपको परमिशन जिम जाने की। तो भाई अब थारा भाई जिम जाएगा और बॉडी बनाएगा, समझ रहे हो। हाँ, सनी देओल सी बॉडी तो नहीं, लेकिन अच्छी बॉडी नहीं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बॉडी बनानी है, इंपॉर्टेंट ये है कि फिटनेस। ठीक है ना, 15 इंच के डोले हो जाए, ठीक है ना, बड़ी ऐसी चेस्ट बना लूं, 6 पैक हो जाए, है ना, बस इतना काफी है। तो मैंने आपका एक पुराना वीडियो देखा था, उसमें आपका पुराना बाइसेप्स बना हुआ, पूरा बाइसेप्स बना हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कह रहा है, होगा बेटा होगा। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर करते हैं बाइसेप्स के ऊपर बात। इन ट्राइंगल एबीसी, ए माइनस बी बाई सी बताओ क्या होगा। पहले मैंने ए प्लस बी बाई सी दिया था ना, अब ये दे दिया जाओ। डू इट फास्ट।
ए आ रहा है पूजा का। पूजा एकदम ठीक निकाला बेटा तूने, अच्छा लगा। पूजा एक नॉन मैथ स्टूडेंट है, देखो आंसर सबसे पहले निकाल के बैठी है। इस बात का मतलब ये है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं। पूजा नॉन मैथ्स वाली हो ना आप? हैं? के से के निपट गया भाई। देखो मेहनत जो करेगा वो रिजल्ट तो देगा भाई। साइन ए माइनस साइन बी इज 2 cos a plus b by 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। नीचे आ जाएगा साइन सी को लिखेंगे 2 sin c by 2 cos c by 2। ये सही हो चला गया, cos a plus b by 2 हो जाएगा sin c by 2। कितना आ गया? नॉन मैथ्स वाले बच्चे आंसर पहले निकाल रहे हैं, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है ना? तो इसका मतलब मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और इससे ये भी सीखने को मिलता है कि जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो मैथ्स सीख पाए। उसको पता है मैथ्स बहुत बड़ा हर्डल है, वो क्लियर नहीं हुआ तो जीएटी भी नहीं होगा, है ना? सर इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या? इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है यूपीएससी में बेटा? 8 क्वेश्चन भी आ जाए क्या पता इस चैप्टर से, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा, है ना? क्या बोलते हो आप? सर इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल? इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है यूपीएससी में, आप बताओ मुझे। कोई सा भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सा भी चैप्टर इंपॉर्टेंट बन सकता है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से पहले क्वेश्चन कम आते थे, और रिसेंटली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग चैप्टर है, तो इंपॉर्टेंट बन गया। हो सकता है बाइनरी नंबर से ही 3 क्वेश्चन आ जाए, तो अगली बार के लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो यूपीएससी के एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट नहीं होता। पहली बात तो ये समझ लो। आपको अगर करना है तो उसको शिद्दत से करना है, अगर छोड़ना है तो पूरा छोड़ देना है। आधा अधूरा कुछ नहीं होता है। ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, सर एक ही क्वेश्चन आएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर बेटा 5 आगे तो आगे 5 तो बताओ। मैं तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखा देता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कई बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। सेट का एक बार पैराग्राफ आ गया 5 क्वेश्चन का, और अलग से 2 क्वेश्चन और आ गए, 7 क्वेश्चन आ गए। बच्चे सेट को छोड़ाते हैं। तो यूपीएससी के पेपर में इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। कोई सा भी चैप्टर इंपॉर्टेंट बन सकता है नए सेशन के लिए, कोई सा भी अनइंपॉर्टेंट बन सकता है। अनइंपॉर्टेंट तो बनेगा ही नहीं, इंपॉर्टेंट ही रखना है आप। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से करना है ताकि उसका क्वेश्चन छूटे ना। एक और करना है, लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी नहीं, हाँ इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इफ a by cos a, b by cos b, c by cos c and small b equal to 2 centimeter, find area of triangle ABC. Please do it. समझ गया ना बेटा? थैंक यू यार, थैंक यू अभिजीत। अभिजीत थैंक यू यार। बता पूछ क्यों कह रहा हूं मैं तुझे थैंक यू? बता तुझे मैंने थैंक यू क्यों बोला? नहीं 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 अब्दुल, तो भी नहीं समझा। बताओ तुमने क्यों थैंक यू बोल रहा हूं अभिजीत को? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि मैंने इन बातों को रिकॉर्ड कर लिया, अब इसकी रील बनेगी। और बाकी बच्चों को मैसेज जाएगा कि इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं कह दूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दो, और 7 क्वेश्चन आ जाए तो तुम मुझे फोन करके बोलोगे सर आपने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 क्वेश्चन आ गए, हमारा पेपर खराब हो गया। सर मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगा कि यार सर से पढ़ो,
है? ये शब्द तो मुझे निकालना ही नहीं है ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दो, निकालने भी नहीं चाहिए। यूपीएससी सरप्राइज देता है, यूपीएससी के पेपर हमने थोड़ा ना बनाना है, हम तो गेस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस डालते हैं कि भाई शायद इससे कम आएंगे। लेकिन जो 12 चैप्टर मैंने आज लिखवाए हैं आपको, उनसे तो भर भर के आते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या पता हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ना आए, क्या पता इस बार प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ही क्वेश्चन ना आए, क्या पता भाई 10 ही आ जाए, भाई कुछ नहीं पता। मैं बता रहा हूं तुम्हें, हुआ क्या एक बार कोरोना के टाइम पे 2020 में कंबाइंड पेपर हुआ, 21 क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री के, जो बड़ा सरप्राइज नहीं था। लेकिन 19 क्वेश्चन पहले चैप्टर से ही थे। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं था। 2 क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के थे और 19 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो। मतलब आइडेंटिटीज एंड रेशियो जो चैप्टर है वो तो पक्का ही आना है ठीक ठाक। वो 12-13 क्वेश्चनों का पार्ट जो मैंने लिखवाया है, 12-13 चैप्टर, बाकी इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है सारे। तो देखो यहां पे सबसे पहले जो सीखने वाली बात है कि कभी भी a बाय कॉज ए, b बाय कॉज बी और c बाय कॉज सी क्वेश्चन में दे रखा हो, इसका मतलब है ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्विलेटरल। लिख लो साइड में, ये अपने आप में क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है। पहले तो इसको लिखो साइड में, खोपचे में ले जाओ इसे, खोपचे में। अब ये कैसे होता है ये भी सीखना तो जरूरी है ना। देखो आपको a बाय कॉज ए, b बाय कॉज बी, c बाय कॉज सी तो दे रखा है, और एक बात हम भी तो जानते हैं, a बाय साइन ए, b बाय साइन बी और c बाय साइन सी। अगर मैं इन तीनों को इससे डिवाइड कर दूं, आप सोचिए, मैं दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस, मतलब डिवाइड कर दूं, कर सकते ना, दो इक्वेशंस को, तीन इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अनुज सर का एक्सपीरियंस पेपर में जरूर आता है, हमें यकीन है वो अलग बात हम फॉलो नहीं करते। आर एन मेरा 15 तक तो आ ही जाते हैं ट्रिगो के क्वेश्चंस, लेकिन 2020 में 21 आए थे। उसका रीजन था 12th का पोर्शन पहले से ही पता था कम आना है, क्योंकि कोरोना काल में 12th हुई नहीं बच्चों की, इसलिए 11th ज्यादा आनी थी, 11th का क्वेश्चन ज्यादा आया। तो 11th ही तो है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री 11th ही तो है, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के। अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो सोचो, डिवाइड करने के बाद जब इसको ऐसे डिवाइड करूंगा, ए से कटेगा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए, टेन ए बच जाएगा, टेन बी बच जाएगा और टेन सी बच जाएगा। तो यहां से सीखने को मिलता है कि ए और बी और सी तीनों क्या हो जाएंगे बराबर, तीन एंगल बराबर हो गए, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो गए, तो ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल। तो इसलिए कहते हैं कभी भी क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन हो तो इसका मतलब वो कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो बच्चा बच्चा जानता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। नहीं नहीं जानते तो बताओ, जानते हो ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो बच्चा बच्चा जानता है, कितना होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और एरिया आ गया √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 2, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ गया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं, हुई जुबान केसरी की नहीं, जल्दी बताओ बेटा, ये लिखा कि नहीं तुम लोगों ने। तो साइन लो को हमने धोके पी लिया, घोल के पी लिया, सॉरी धोके नहीं, घोल के पी लिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है मैं उम्मीद कर रहा हूं साइन लो क्लियर है।
आइए लिखिए कोसाइन लो, सेकंड पॉइंट। कोसाइन लो बड़ा काम का है। कोसाइन लो कहता है कि अगर आपको साइड्स दे रखी हो तो आप एंगल्स निकाल सकते हो। अभी तक हमने 10th क्लास में सीखा था कि अगर साइड्स दे रखी हो तो एरिया निकाल सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि अगर साइड्स दे रखी हो तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं। cos A is equal to b square plus c square minus a square upon में 2bc, cos B equal to a square plus c square minus b square upon में 2ac, and cos C is a square plus b square minus c square upon में 2ab। ध्यान से समझिए, अगर कोई एंगल आप यूज कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस हो रहा है। ऐसे याद करोगे इस फॉर्मूले को तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। मतलब अगर आप एंगल ए यूज कर रहे हो तो सामने माइनस में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। एंगल बी यूज कर रहे हो तो बी स्क्वायर, एंगल सी यूज कर रहे हो तो सी स्क्वायर। बोलो हुई जुबां केसरी की नहीं। अब ये कैसे आया मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, थोड़ा सा सही रहेगा, आपको सीखना चाहिए। यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, और ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद इसको डी मान लेते हैं, और किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं। चलो मान लो मैंने इसी में लगा ली, तो एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज इज सी, तो सी स्क्वायर हो गया। एडी को एडी रहने देते हैं मेरे दोस्त। बीडी को मैं थोड़ा सा लिखूंगा बीसी और डीसी की टर्म्स में, तो बीडी को लिख सकते हैं बीसी माइनस डीसी। तो एडी का स्क्वायर, दिस इज बीसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर माइनस 2bc डीसी इक्वल टू सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एसी स्क्वायर, और AC is b square and BC square is a square minus 2bc मतलब a into DC इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आपका रह गया DC और cos की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो DC को देखें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहां से अगर मैं cos C निकालता हूं मेरे चाचा, cos C, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब DC अपॉन में B। DC आ गया B cos C। डीसी की जगह डालेंगे आप बी कॉस सी। तो यहां से कॉस सी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस सी, कॉस सी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब बच्चों को लगता है क्यों करनी डेरिवेशन सर, इतने एफर्ट क्यों मारने, लेकिन यू मस्ट नो हाउ इट इज कमिंग। अगर आपको इस चैप्टर में पकड़ पानी है, जिससे हो सकता है 6-7 क्वेश्चन आ जाए, कोई इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट नहीं है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने 12-13 लिखवाए हैं, समझ रहे हो। Did you get something? क्वेश्चन पे आ जाऊं सीधा, ये लिख देता हूं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी इफ
A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड लार्जेस्ट एंगल। फाइंड लार्जेस्ट एंगल। तो कभी कभी लार्जेस्ट एंगल पूछ लेता है, कभी कभी स्मॉलेस्ट एंगल पूछ लेता है, कभी कभी लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले मैं लार्जेस्ट एंगल आपको निकाल के दिखाता हूं। तो याद रखिए, जब भी साइड दे रखी है और कोई एंगल की बात कर रहा हो निकालने की, तो समझ लीजिए आपको कोसाइन लॉ लगाना है। लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट साइड के सामने होता है, स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट साइड के सामने होता है। अगर वो लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा है तो इसका मतलब कैपिटल सी मांग रहा है, तो कॉस सी लगाइए आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 माइनस 36 अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 5। ये आ गया 1/41 में से 36 के 5, 1/8। ये आ गया लार्जेस्ट एंगल। तो सी कितना आ गया? कॉस इनवर्स 1/8। ये आ गया लार्जेस्ट एंगल। क्या आ गया? ये लार्जेस्ट एंगल। याद रहेगा। और अगर उसने पूछा होता स्मॉलेस्ट एंगल निकालो, अगर उसने पूछा होता स्मॉलेस्ट एंगल निकालो, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या आएगा? मान लो उसने पूछा होता स्मॉलेस्ट एंगल निकालो, तो स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट एक है, स्मॉलेस्ट साइड, तो कॉस ए के थ्रू आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट एंगल। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। बी स्क्वायर मतलब 25 प्लस 36 माइनस 16 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 6। तो कॉस ए 25 और 6 41, 61, 61 में से 16 गए 45, 45 2 इंटू 5 इंटू 6, 5 9 का 3 दूनी 3 तिया 3/4। तो एंगल ए आ गया स्मॉलेस्ट कॉस इनवर्स 3/4। अच्छा, ये एंगल जो आए हैं ये पॉजिटिव आए हैं, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि एक्यूट एंगल आ रहे हैं। लार्जेस्ट एंगल का मतलब ये नहीं है कि ऑब्ट्यूज हो जाएगा, एक्यूट है। और वो डिफरेंस भी पूछ सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पैराग्राफ में भी आ सकता है कि वो डिफरेंस पूछ ले आपसे, मतलब आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है। डिफरेंस बताइए, डिफरेंस क्या होगा? लार्जेस्ट एंगल क्या था? कॉस इनवर्स 1/8। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? कॉस इनवर्स 3/4। एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ, ये 3/4 ही है ना? लेट मी चेक। 25 प्लस 36 माइनस 16, 2 इंटू 5 इंटू 6, 25 और 36 होता है 61 माइनस 16 45, 5 9 3 2 4। ठीक है। अब आपको cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आना चाहिए। जिसको cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आता है वो डिफरेंस भी निकाल पाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पैराग्राफ में भी आ सकता है। एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप ये लगाते हैं तो क्या पाते हैं? cos इनवर्स एक्स वाई। अच्छा, माइनस होता है तो प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, मतलब मैं यहाँ पे प्लस भी लिख दूं तो एक और नया माइनस बन जाएगा। एक्स वाई तो 3/32 प्लस रूट में 1 माइनस 1/64 1 माइनस 9/16 3/32 प्लस ये आ गया रूट 65 अपॉन में 8 16 माइनस 16 माइनस रूट 7 अपॉन में 4। कॉस इनवर्स 3 प्लस रूट 65 इंटू 7, 7 5 35, 3 6 7 42 45 455 रूट में 455 अपॉन में 32। किस किस को क्लियर है? एक बार खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे।
बोले क्लियर है कि नहीं? रूट 63 आएगा, सॉरी देखा नहीं यार मैंने, कोई बात नहीं। फोर 41 हो जाएगा, 441। आप तो क्वेश्चन की भी जान निकाल लेते हो, मैं और कईयों की भी जान निकाल लेता हूँ मौका मिले तो। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर and 9 centimeter. Find largest angle, smallest angle and difference of angles. Difference of largest and smallest. अब आप सोच रहे हो कि सर साइड्स के नाम तो दिए नहीं, तो आप अपने आप मान लीजिए किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी। ये जरूरी नहीं है कि पहले वाले को ए मानना है। अगर आप इसको ए मानोगे तो लार्जेस्ट एंगल ए निकलेगा, इसको ए मानोगे तो लार्जेस्ट एंगल तब भी सी निकलेगा, इसको सी मानोगे तो मान लो एबीसी ले लिया, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई यूज जनरली एबीसी, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट एंगल निकालने के लिए आपको cos सी निकालना पड़ेगा, तो cos सी आ जाएगा 49 प्लस 64 माइनस 81 अपॉन में 2 इंटू 7 इंटू 8। तो 49 प्लस 64 होता है 113, 113 में से 81 गए, 3 में से 1 2, 11 में से 8 गए 3, 32 आ गया ऊपर, और 2 इंटू 7 इंटू 8, 8 चौका 32, 2/7 आ रहा है क्या कॉज इनवर्स। लार्जेस्ट एंगल कितना आ गया कॉज इनवर्स 2/7। किसी का आया क्या, एक बार लिख देंगे यस और नो में। स्मॉलेस्ट एंगल ए निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा 64 प्लस 81 माइनस 49 अपॉन में 2 इंटू 8 इंटू 9, 64 140, 8 से 14 145 में से 49 गए, 15 में से 9 गए, 13 में से 7, 13 में से 4 गए 96, 96 अपॉन में 2 इंटू 8 इंटू 9, ये आ गया 48, 8 6 48, ये 3/2/3। एंगल ए कितना आ गया कॉज इनवर्स 2/3। चेक करो एक बार, यही है ना 72.44, 36, 72.44, 96, 48 सीधा, हाँ ठीक है। अब डिफरेंस निकालना है, तो कॉज इनवर्स सी माइनस कॉज इनवर्स ए
तो कॉज इनवर्स 2/7 माइनस कॉज इनवर्स 2/3 इक्वल टू कॉज इनवर्स 4/21 प्लस 1 माइनस 4/49 1 माइनस 4/9 कॉज इनवर्स 4/21 प्लस हो गया √45 √5 अपॉन में 9 21। आई थिंक थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, तो क्वेश्चन प्यारा सा बन गया। 45 इंटू 5 9 15 आ गया बाहर, तो 25 होता है 15 19/21। क्या बात है, मैंने तो ऐसे लिख दिया था। बाई चांस की बात है कि कैलकुलेशन बड़ी प्यारी सी बन गई, रूट डिसॉल्व हो गया, रूट कट गया, रूट से चीजें बाहर आ गई, है ना। तो बढ़िया हो गया प्रोग्राम। क्या बोलते हैं आप इस बारे में, कुछ बोलते हैं इस बारे में कि नहीं? जल्दी से बताइए, क्लियर है मामला कि नहीं? एक मिनट का ब्रेक है, आई एम कमिंग।
ठीक है, यहां तक क्लियर है? आइए क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी if a cos b equal to b cos a, then triangle is equilateral, isosceles, right angled, या right angled isosceles। तो यहां पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ट्रायंगल का नेचर पूछता है तो तीनों साइड बराबर आ जाएं तो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाता है, दो साइड बराबर हो जाए तो आइसोसेलेस हो जाता है, यानी दो का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल हो तो राइट एंगल हो जाता है, दो का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो जाए तीसरे के स्क्वायर के और साथ में दो साइड भी बराबर हो जाए तो राइट एंगल आइसोसेलेस हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस भी चीख चीख के कह रहा है कि मुझे लगा दो, चीख के मार रहे हैं। जैसे आप ये लगाएंगे तो यो से यो कटेगा, यो से यो कटेगा, यो से यो कटेगा और यो से यो कटेगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यो से यो चला गया। तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ए बराबर आ गया बी के। दो साइड बराबर आने का क्या मतलब है, क्या भाव है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको क्या करना होगा, सिर्फ कोसाइन का फॉर्मूला लगाना है कोसाइन का और आपको रिजल्ट मिल जाएगा साइड्स के बीच में, है ना। क्या आपको क्लियर है? बढ़ूं आगे, एक और दे दूं, ऐसा बना दूं आपके लिए। राइट एंगल होता तो क्या आता गुरु जी, कि दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है। ये राइट एंगल होगा एंगल सी पे, यहां आ जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल ए पे, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर भी राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है एंगल बी पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम है ना ये। आइसोसेलेस में कोई दो साइड इक्वल आ जाएंगी ना तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। तीनों साइड बराबर आने का तो केस है ही नहीं, क्योंकि दो ही चीजें बराबर हैं, तीनों बराबर कैसे ला पाऊंगा। तो इसलिए इक्विलेटरल तो वैसे ही कांटा मार दो, समझ रहे हैं। इक्विलेटरल तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि तीन साइड बराबर लाऊंगा कैसे जब इक्वेशन ही एक दे रखी है इक्वल टू वाली आएगी, तो कोई भी एक चीज बराबर आएगी ना दूसरे के। इक्विलेटरल होने का तो मतलब ही नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, बढ़िया, आप ट्राई करिए। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी if a cos a equal to b cos b, then triangle ABC is equilateral, isosceles, right angled, isosceles। ट्राई। राइट एंगल आइसोसेलेस बच्चे अब्दुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, साथ में ए बी के बराबर भी आए, इसको बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर राइट एंगल तो हो लेकिन साथ में दोनों साइडें भी, दोनों लेग्स भी बराबर लेंथ की हो। लेग्स बोलते हैं इसको, बेस और हाइट। ठीक है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी होती है। ठीक है जी, सॉल्व दिस।
फटाक से, शाबाशे, जल्दी। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। आप बता रहे हो कि पूछ रहे हो? यहाँ तो a इक्वल टू बी आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो बताइए क्या आएगा। a cos a को क्या लिख सकते हैं? cos a को लिखिए बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन में 2bc, और cos b को लिखिए ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन में 2ac। ये एक 2 से 2 चला गया, एक c से c चला गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए की पावर 4 बी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र माइनस बी की पावर 4। तो ए स्क्र बी स्क्र कट गया ए स्क्र बी स्क्र से, सारी टर्म को एक तरफ लेके आओ, बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्र सी स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र इक्वल टू 0। अब कई बंदे इसको इधर नहीं लेके आते हैं और क्या करते हैं बताता हूं अभी। पहले b4 माइनस a4 को थोड़ा सॉल्व करते हैं। बी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए स्क्र मैंने बी स्क्र का फॉर्मूला लगाया ना यहाँ पे। यहाँ से मैं माइनस सी स्क्र कॉमन लेना चाहता हूँ तो बच जाएगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र। अब बी स्क्र माइनस ए स्क्र मैंने कॉमन ले लिया तो बच गया बी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस सी स्क्र इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस आ गए, बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र आ गया, तो यहाँ से बी इक्वल टू ए आ गया। कई बच्चे इसको क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, 0 बना देते नहीं, और एक आ गया बी स्क्र प्लस ए स्क्र इक्वल टू सी स्क्र। ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, तो इसका आंसर डी आ गया, राइट एंगल आइसोसेलेस। हेलो हेलो अतुल, हाउ आर यू बेटा? किस किस को क्लियर है? तो हमने साइन लो और कोसाइन लो पढ़ा है आज, ठीक है जी। साइन लो और कोसाइन लो पढ़ लिया है आज, ओके। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस कॉपी को रिवाइज करके आइएगा, और इस क्वेश्चन के होमवर्क में नहीं दे रहा हूं अभी, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को मैं फिनिश करूंगा लंबी क्लास लेके, ठीक है। साइन लो कोसाइन लो में पकड़ आ गई तो आगे तो बहुत सिंपल है। साइन लो कोसाइन लो मुझे उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया। अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।